हेलो बच्चों। आपका जो मैथ का जो सीरीज आपकी चल रही थी उसमें कुछ क्वेश्चन और लेकर हम आए हैं कि देखिए हमारा जो पहला सवाल दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 3 और 4 से विभाज्य है। यानी कि इन 4 ऑप्शंस में से हमको ऐसी संख्या देखनी है जो कि 3 और 4 से विभाज्य हो। अब देखिए हम इसमें कुछ विभाज्यता के नियम देख लेते हैं, क्योंकि 3 से वो संख्या विभाज्य होती है जिसकी संख्या, जैसे कोई भी संख्या दी हुई है अगर उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए 1, 2 और 3, हमको 123 जो संख्या है वो दी हुई है। हमको पता चलाना है कि 123 3 से विभाज्य है या नहीं। तो ये तो छोटी संख्या है, हम आसानी से पता चला सकते हैं, लेकिन कोई संख्या हो सकती है बहुत बड़ी हो, जिसमें 50 अंक हो, तो हम कैसे पता चलाएंगे? ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसके अंकों को जोड़ते हैं। जैसे 1, 2 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 3, 2, 5 और 1 6। हमको पता है कि 6 3 से कट जाता है, इसलिए 123 भी 3 से कट जाएगा। देखिए जब इसको काटेंगे तो 3 चौको 12 और 3 एकम 3। ठीक है, तो 4 से विभाज्यता का नियम होता है यदि कोई संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से विभाज्य हैं, आखिरी के 2 अंक 4 से विभाज्य हैं तो हमारी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं 3 के पहले इनके अंकों का जोड़ देख लेते हैं। तो 9 9 18 और 9 27 इसमें आते हैं। 9 9 18 18 5 23, 9 9 18 और 6 24, और जो 9 और 00 अपना 9 आ जाएगा। इसमें से देखिए ए भी 3 से विभाज्य है, ए भी 3 से विभाज्य, ए भी 3 से विभाज्य, ए 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये हमारी संख्या पहले ही कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि 4 से। तो 4 से हमको देखना है कि इन संख्याओं में कौन से आखिरी के 2 अंक 4 से विभाज्य हैं। देखिए इसमें ये आपका 4 से विभाज्य नहीं है, ये आपका 4 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 4 दूनी 8 और बचेगा 1 तो 15 आ जाएगा, विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये विभाज्य होगा नहीं। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि आपका जो दिया हुआ है, नहीं, ये संख्या आपकी 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, 4 दूनी 8 करेंगे 1 आएगा, तो फिर आप 4 दूनी 4 ये वाली संख्या आपकी 4 से विभाज्य हो जाएगी और ये 3 से भी विभाज्य हो जाएगी। ये संख्या है, इसमें भी 4 दूनी 8 और 1 बचेगा, 4 चौका 16। ठीक है, तो ये संख्या, ये दोनों संख्याएं आपकी 3 और 4 से विभाज्य है। ठीक है, 3 और 4 से विभाज्य है, विभाज्य। अब लेकिन हमको सवाल में क्या पूछा गया है? बड़ी से बड़ी संख्या। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? इन दोनों में अपनी बड़ी संख्या 996 है, तो अपनी बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 996। अगर ये पूछा जाता कि कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य हैं, तो दोनों संख्याएं 3 और 4 से विभाज्य थी, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या में बड़ी वाली संख्या हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं अपना अगला सवाल। अपना अगला सवाल जो है वो दिया हुआ है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 33 और 264 हैं। जब पहली वाली संख्या को 2 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है तो भागफल 33 होता है, दूसरी संख्या है। यानी कि इसमें हमको एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है और हमसे दूसरी संख्या पूछी गई है, पहली संख्या को कुछ संबंध हमको दिया हुआ है। तो देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है हमारा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, जब भाज्य को निकालना होता है तो हमको अगर इन 3 चीज़ों में से, इन 4 चीज़ों में से कोई भी 3 चीज़ें हमको दी गई हैं तो हम कोई एक चीज़, चौथी चीज़ निकाल सकते हैं। हमको भाज्य निकालना है कि जो संख्या जिसमें हमने भाग दिया है। ठीक है, भाज्य का मतलब होता है जिसमें भाग दिया जा रहा है, और भाजक का मतलब होता है जिसका भाग दिया जा रहा है। ठीक है, भागफल आपको बताइए, शेषफल आपको बताइए। भाजक अपना कितना है? 2, यानी कि 2 से भाग दिया जा रहा है तो 2 आ जाएगा। भागफल अपना कितना है? 33 आ जाएगा, और शेषफल अपना 0 बचेगा क्योंकि ये पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, यानी कि शेषफल 0 आएगा। तो 33 दूनी 66, यानी कि जो भाज्य मान लीजिए कि ए है तो ए का मान कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक संख्या ए है अपनी, एक संख्या बी है। ठीक है, तो अपना जो एक रिलेशन होता है एचसीएफ एलसीएम और दोनों संख्याओं में, वो होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल की। ठीक है, ए का मान हमको 66 दिया हुआ है, बी हमको ज्ञात करना है, एलसीएम 264 दिया हुआ है, एचसीएफ 33 दिया हुआ है। जब हम बी का मान निकालेंगे तो 66 को इन दोनों के बटे में पहुंचा देंगे। यहाँ से हम 33 से काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा। यहाँ 2 बार में काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 132 हमारा
सबसे सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो अगला सवाल है वो हमको दिया हुआ है क्या कि 10 और 30 के बीच की सभी विषम संख्याओं के योग को 5 से भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त होता है। तो देखिए 10 और 30 के बीच की जो सभी विषम संख्याएं हैं उनको हम देख लेते हैं। 10 और 20 के 30 के बीच में हमारी जो विषम संख्या है वो हमारी आ जाएंगी 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 और 29। ठीक है, जब हम इन सबको जोड़ते हैं, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि सभी विषम संख्याओं के योगों को, सभी विषम संख्याओं के योगों को, ठीक है, 5 से भाग देने पर, तो सबका योग हम निकाल लेते हैं। तो अब जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा जो योग आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 200। अब 200 को 5 से भाग देना है, तो 5 से हम 200 को भाग देंगे तो 5 चौको 20 और ये हमारा 0 आ जाएंगे, 40 बार ये जाएगा। तो हमारा 40 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। तो अपना जो अगला सवाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम 1200 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका एचसीएफ नहीं हो सकता। अब देखिए एचसीएफ के बारे में आपको एक बात याद रखनी है, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है, यानी कि अगर कोई संख्या किसी संख्या का एचसीएफ है तो वह उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करती होगी, यानी कि हमारा जो शेषफल है वो शून्य आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि उसका जो एचसीएफ होता है उसका एक गुणनखंड होता है। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या का एचसीएफ उसका एक गुणनखंड होता है। अब हमको इसका एलसीएम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1200। ठीक है, और एचसीएफ, अब हमको एचसीएफ और एलसीएफ के बीच में जो संबंध है वो करना है। हमको यहाँ से क्या करना है, एचसीएफ नहीं हो सकता। अब 12 का एचसीएफ क्या नहीं हो सकता, 1200 का एचसीएफ क्या नहीं हो सकता, वह संख्या नहीं हो सकती जो 1200 का एक गुणनखंड ना हो। तो देखिए 600 1200 का एक गुणनखंड है, क्योंकि अगर हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1200। 400 1200 का गुणनखंड है, हम इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3 चौका 12 है, 1200 हो जाएगा। इसमें 6 का गुणा करेंगे 200 में तो 6 दूनी 1200 हो जाएगा। ठीक है, अब 500 हमारा 1200 का गुणनखंड नहीं है, अतः 500 हमारा इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। अतः ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है वो दिया हुआ है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 17 जोड़ने पर वह 520 तथा 468 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमको कुछ नहीं करना है, इसमें हमको क्या करना है 520 और 468 का सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो हम एलसीएम लेंगे 520 और 468 का। ठीक है, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि 520 है और 468 है। अगर हम 52 में इसको 52 में उसका 9 का गुणा करते हैं तो कितना होगा, देखिए 52 में अगर हम 9 का गुणा करें तो 9 दूनी 18, 9 बना 45, 46, यानी कि 468 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये दोनों, ये 52 तो इसका हिस्सा है, इसमें 10 का गुणा हो रहा है तो इसका जो वो आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 4680 आ जाएगा, इसके साथ एक 0 और आ जाएगा। ठीक है, आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, आप एलसीएम इसका निकाल सकते हैं अलग से। ठीक है, मैंने शॉर्ट में इसको निकाला इसलिए बता रहा हूँ। क्योंकि 17 जोड़ने पर दोनों संख्याओं से, ठीक है, किससे, दोनों से, दोनों संख्याओं कौन कौन सी 520 और 468 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जब इस 17 जोड़ने पर दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है तो हमको इसमें 17 घटाना पड़ेगा। कैसे, मान लीजिए कोई संख्या 102 है, उसमें हमने 17 जोड़ा तो हमारी 119 हो गई। जब वो 119 हो गई तो वो 17 से विभाजित हो रही है। ठीक है, मान के चलिए अब हम क्या कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या होगी वो 119 से छोटी जो कि 17 से विभाजित। अब देखिए हम इसमें से 17 घटा देंगे। ठीक है, 119 में से तो हमारा 102 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे कि जो एलसीएम है हमारा 4680, क्योंकि 17 जोड़ने पर दोनों से पूर्णतः विभाज्य, तब एलसीएम में से 17 घटाने पर उसको प्राप्त किया जा सकता है छोटी से छोटी संख्या जो 520 और 468 से विभाज्य हो। तो देखिए एलसीएम में से हम 17 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 46 63।
ये हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो पहला सवाल दिया हुआ है, ये वाला हमारा दिया हुआ है 221 की घात 40 का इकाई अंक कितना है। देखिए, इकाई अंक के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि देखिए, अगर किसी संख्या के आखिरी में जीरो आता है तो उसका इकाई अंक जो है वो हमेशा जीरो होगा, क्योंकि जीरो में हम जब भी वो जीरो का गुणा करेंगे वो जीरो ही आएगा। इसी प्रकार जब एक किसी संख्या के आखिरी में आता है तो उसका जो इकाई अंक है वो हमेशा एक ही होता है, क्योंकि एक में हम एक का गुणा जितनी बार भी करेंगे वो एक ही आएगा। ठीक है, अगर एक की पावर 40, एक की 221 की पावर 40 है तो अपना आएगा 221 गुणा 221, इतना 40 बार आ जाएगा। तो आखिरी में एक ही आ रहा है, जब एक का गुणा एक में होगा तो हमेशा एक ही आएगा, तो हमारा इकाई अंक जो है वो हमारा हो जाएगा एक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम देखते हैं, इसमें हमको दिया होगा है कि निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, अब देखिए, इसमें हम सीधा इनकी जो रूट दिया हुआ है इनकी वैल्यू निकालेंगे। अगर आप वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं एग्जाम में तो आपको सीधा एक अप्रोक्स वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है, यानी कि लगभग में मानना है। देखिए, 9 अगर यहाँ पर होता तो उसका जो वर्ग मूल जो होता है वो 3 होता है। ठीक है, 11 आया तो ये 3 से थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर 3 होता तो 3 दूनी 6 आता, अगर 3 से थोड़ा ज़्यादा है तो ये अपना 6 से थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने इसके मान निकाले हुए हैं, आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए, 2 √11 बराबर 2, जैसे का जैसा आ गया। √11 की वैल्यू 3/2 के 3.2 के समथिंग होती है। ठीक है, तो जब हम इनका गुणा करेंगे 6.4 आ जाएगा। 5 √6 में जो √6 की वैल्यू है वो 2.5 के समथिंग होती है, जब 5 का 2.5 में गुणा करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 3 √9, 3 √9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 3 9 9 आ जाएगा। 4 √2, 4 का 4 आ जाएगा। √2 की वैल्यू 1.41 के समथिंग होती है, तो गुणा करेंगे तो 5.64 आ जाएगा। इन चारों में हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 5.64, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो हमारी 4 √2 की वैल्यू, तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। तो हमारा जो सवाल दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है, यदि ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 8 दिन में कर सकते हैं तथा सी और ए 6 दिन में कर सकते हैं, बी को अकेले कार्य करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए हमको क्या क्या दिया हुआ है कि ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन। ठीक है, बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी मिलकर उसको 8 दिन में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर उसको कितने दिन में कर सकते हैं, वो हमको कर सकते हैं 6 दिन में। अब हमको कुछ नहीं करना है, 12, 8 और 6 का लेना है हमको एलसीएम। तो जब हम 12, 8 और 6 का वो लेते हैं एलसीएम, तो हम कैसे लेंगे, पहले इसको 2 से काटेंगे तो 2 से 12, 2 चौको 8, 2 तिया 6। इसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 3 आ जाएगा। इसके बाद फिर 2 से काट लेते हैं तो हमारा 3 आ जाएगा, जैसे जैसे यहाँ 1 बचेगा यहाँ 3 बचेगा। अब इसको 3 से काट देंगे तो हमारा 3, 1, 3। ठीक है, अब इसका हम करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 24 हमारा क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब इनकी हमको क्षमता निकालनी है, तो 12 का भाग देंगे 24 में तो हमारा कितना आ जाएगा, 2। 8 का भाग देंगे 24 में तो हमारा कितना आ जाएगा, 3। 6 का भाग देंगे 24 में तो हमारा कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि 12 दूनी 24, 8 तिया 24 और 6 चौको 24। ठीक है, अब देखिए हमारी जो टोटल क्षमता आई वो कितनी आई, 4, 3, 7 और 2, 9 आ गई। ठीक, देखिए ए कितनी बार है, 2 बार, बी कितनी बार है, 2 बार, सी कितनी बार है, 2 बार, यानी कि 2a प्लस 2b प्लस के 2c। इसमें से 2 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 9। ठीक है, इसको नीचे डाल देते हैं तो हमारा a प्लस बी प्लस सी का मान हमारा आ जाएगा 9/2। ये हमारा a प्लस बी प्लस सी का मान आ गया। अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है, इसमें हमसे पूछा गया है कि b को अकेले कार्य करने में कितना समय लगेगा। क्या पूछा गया है कि b को अकेले कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो इसमें हमको सबसे पहले b की क्षमता निकालनी है। तो देखिए हमें b की क्षमता निकालनी है, तो हम इसमें a प्लस सी की जो क्षमता है उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, b का मान आ जाएगा।
तो हमको C प्लस ए यानी कि A प्लस C का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 6 नहीं सॉरी 4 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये तो इसका मान दिन था और क्षमता इसकी ये आ जाएगी। यानी कि कोई भी अगर 6 काम करता है, ठीक है, एक दिन में, तो 24 काम कितने दिन में करेगा, सीधी सी बात है, एक दिन में 6 काम तो 4 दिन में 24 काम, ठीक है। तो ऐसे हम इसको निकालते हैं क्षमता। अब देखिए कि इसमें क्या करेंगे, इसमें ए और सी का मान है वो क्षमता है वो रख देंगे, तो ए और सी की जगह आपका कितना आ जाएगा, आपका 4, तो बी प्लस 4 बराबर 9/2, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 4 का पक्षांतर कर देंगे तो 9/2 और उधर पहुँच जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए 9/2 का मतलब हम जानते हैं कि 4.5 होता है और 4 हमारा जैसे का जैसा है, तो जब हम इसका मान निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.5, ठीक है। अब देखिए टोटल काम हमारा कितना है, 24 है, कुल काम हमारा कितना है, 24 है, और बी एक दिन में 0.5 काम करता है, ठीक है, यानी कि आधा काम करता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसका जो नीचे दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 पहुंच जाएगा, ठीक है। जब 240 को हम 5 से काटेंगे तो अपना आ जाएगा 5 चौको 20, ठीक है, बचेगा 4, तो 5 अट्ठे 40, कैसे 240 जो है उसको अगर हम 5 से काटते हैं तो देखिए 5 चौको 20 आएगा, बचेगा 4, यहाँ से हम 0 ले लेंगे तो अब आ गया 40, तो 8 बार इसका भाग चला जाएगा, तो हमारा जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 48। 48 हमको किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 48 हमको दिया है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए, ठीक है। आगे के क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आएंगे, तब तक आप इनका अच्छे से रिवीजन कीजिए और इससे मिलते जुलते जितने भी सवाल हैं उनका भी आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।